Prepare for launch in 3, 2, 1. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी शो जिसका नाम है KYC यानी कि नो योर सिटी। मैं हूं आरजे अखिल, आप लोगों के बीच 9:30 का वक्त एंड 30 मिनट में मैंने आपको कहा था ना, प्रॉमिस किया था कि आपकी खास मुलाकात कराऊंगा टेलीफोन पर एक ऐसे इंसान से जिनका जन्म मसूरी में हुआ, पढ़ाई लिखाई मसूरी में हुई। पहले वो हैम्पटन कोर्ट गए, उसके बाद वेनबर्ग एलन गए, ग्रेजुएट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुए, उसके बाद उन्होंने वहीं दिल्ली में रहकर जो है डिप्लोमा हासिल करा टूरिज्म पर। उसके बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा 1992 पर और इस समय वो MD है ब्रांडफुड होटल एंड रिजॉर्ट्स के। और उसी के साथ देहरादून, मसूरी और पूरे उत्तराखंड ही जो है इनका बिजनेस इंटरेस्ट रहता है। और इस वक्त प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, और सिर्फ इसी साल नहीं 2013 से ये हैं। और इसी के साथ मेंबर भी हैं उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के 2014 से 17 तक। केदारनाथ जो ट्रेजेडी आई थी उसके बाद टूरिज्म थोड़ा घबरा गया था, लेकिन ही वॉज द वन जिन्होंने टूरिज्म को संभाला एंड वापस उसको नींव पर लेके आए। एंड राइट नाउ इज एक्टिव मेंबर ऑफ वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बात कर रहा हूं संदीप साहनी जी की, तो उनका वेलकम करते हैं अपने शो पर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। आपके इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया दैट आपका यहीं जन्म हुआ है और उसके बाद आपने टूरिज्म को लेकर बहुत कुछ खास किया है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि योर व्यूज अबाउट द उत्तराखंड टूरिज्म। देखिए, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी की बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूरिज्म है। हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश में सबसे प्रमुख उद्योग जो है टूरिज्म है। हमारी स्टेट का लगभग 30% GDP टूरिज्म से है। बिल्कुल। और एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 30 से 40% लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो इस सबसे आपको इस उद्योग की अहमियत पता चलती है उत्तराखंड में। जी सर, टूरिज्म की आपने बात करी, 30% जो हमारा यहाँ से GDP इंक्रीज होता है, पैसा कमाया जाता है। और तो उसी के साथ सर जो टूरिज्म सेक्टर है, कोविड-19 के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है सर, तो इस पर आपके व्यूज? थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ा जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल तबाही की कगार पे है। 2013 में एक आपदा आई थी जो भगवान ना करे कि दोबारा से आएगी कभी जी, लेकिन वो आपदा आई थी और आगे चली गई थी जी। ये आपदा ऐसी है जो कि कंटिन्यूअस है, इसका हमें अंत नजर नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा प्रभावित इससे पर्यटन उद्योग है। बिल्कुल। स्थिति ये है कि काफी लोगों का रोजगार जा चुका है। कई बिजनेसेस बंद होने की कगार पे है। तो एक बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति पे हैं हम आज की डेट में। बिल्कुल सर, जिस तरह की आपने बात करी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड-19 से, तो अगर हम 100% की बात करें तो 100% में से कितना परसेंट इफेक्ट हुआ है सर? आज की डेट में तो 90-95% इफेक्टेड है। जो अभी बिजनेस थोड़ा बहुत रिवाइव होने की कोशिश करी गई है पिछले 1-1.5 महीने में, तो बामुश्किल 5 से 10% बिजनेस रिवाइव हो पाया है। तो अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको पूरा रिवाइव करते करते। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें हमें गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई और उद्योग है नहीं वैसे देखा जाए तो जी, खासतौर पे पहाड़ों में जी। तो हमारी पूरी चारधाम यात्रा, हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, सबके सब इससे इफेक्टेड हैं। धनौल्टी, मतलब पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर जी। काफी चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल सर, चिंताजनक स्थिति जो अगर हम बात करें कोविड-19 के बाद आई है, जो आप बात करें 95% तक बिजनेस डैमेज हुआ है, अभी 5 से 6% इंक्रीज हुआ है अनलॉक फेस में। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें, लॉकडाउन से पहले की हम बात करें, तो एज एन होटेलियर आपने कौन कौन सी दिक्कतें, प्रॉब्लम फेस करी है? देखिए, एज ए होटलियर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है पहाड़ में खासतौर पे होटल्स को सेटअप करने में आती है। हमारे यहाँ प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो एक नेचुरल सा आकर्षण होता है लोगों को यहाँ पर आने के लिए, उनका हमें भरपूर स्वागत भी करना चाहिए और हम करते भी हैं। बट बेसिकली बिजनेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे सैंक्शंस में, कंस्ट्रक्शन में काफी टाइम और काफी वक्त लगता है, जिसके बारे में सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात मैं और बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कोविड-19 में जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है, उस रिस्पांस को देखते हुए ही फ्यूचर में इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होंगे। इन्वेस्टर देखते हैं कि कैसे इस प्रदेश की पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप है वो कैसे इस पे रिएक्ट करती है, कैसे प्रोत्साहित करती है लोगों को, और तभी आगे लोग पूंजी निवेश करते हैं। तो हमें इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए
सर अभी जैसे हम कोविड की बात करें, कोविड का सीजन चल रहा है, हम तो सीजन ही कहेंगे इसे, काफी टाइम से और जा ही नहीं रहा है। तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि होटल्स वगैरह बंद रहेंगे, इंडस्ट्री बंद रहेगी, लेकिन अनलॉक फेज में थोड़ी बहुत ओपनिंग हुई। शुरू मसूरी में भी हुई और ये कहा गया कि आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी है और उसी के साथ 7 दिन तक अगर नहीं लेके आए तो आपको यानी होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा या जो जिस होटल में आप रुकेंगे वहीं रहना पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद देते हैं जी, केंद्र का भी और प्रदेश का भी जी। लेकिन कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन परसिस्ट कर रहे हैं अभी। जैसे वो 7 दिन वाली बात पिछले महीने मान्य थी, इस महीने मान्य नहीं है जी, कि आप 7 दिन आके होटल में क्वारंटाइन हो जाइए जी। जो टेस्ट जो सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने जो जिसको मान्यता देती है, वो 3 टाइप के टेस्ट हैं। वो है या तो आरटीपीसीआर या ट्रूनेट या सीबीनेट। अगर कोई भी टूरिस्ट उत्तराखंड में आ रहा है, उसको ये तीनों में से एक टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव अपनी लेकर आनी, अपनी और अपने पूरे फैमिली मेंबर्स या जो भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तभी एक होटल वाला उनको कमरे दे सकता है। अब ये टेस्ट जो है, नंबर 1 तो बहुत कॉस्टली है, नंबर 2 इनको कराना मुश्किल है बहुत। जैसे आज की डेट में अगर, क्योंकि हमारी जो मेन मार्केट है दिल्ली, यूपी और पंजाब है, वहां पे ये टेस्ट एक तो गवर्नमेंट की, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है कि जिनको एक्चुअली कोविड है उनको टेस्ट कराया जाए, बजाय उसके कि जो घूमने जा रहे हैं उनको टेस्ट कराया जाए। तो उनके लिए एक तो टेस्ट कराना बड़ा दिक्कत हो रही है। हमने प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करी थी हमारी स्टेट के बॉर्डर पे टेस्टिंग शुरू कर दें। अब उन्होंने टेस्टिंग तो शुरू करी है, लेकिन कल से जो रिपोर्ट आ रही है अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन जो टेस्टिंग शुरू हुई है वो टेस्टिंग ना तो आरटीपीसीआर है, ना ट्रूनेट है, ना सीबीनेट है। मतलब कि हमें उस टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे हम कमरे नहीं दे सकते। तो यही थोड़े से कंफ्यूजन हैं, जो थोड़ी एनोमलीज हैं, जिनको सरकार को सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो तालमेल की कमी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। बिल्कुल सर, और अगर आपने ये बात बताई काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से आज अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है कि उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है और वहां पर जो है निजी लैब जो है 2400 रुपए लेगी और सरकारी जो है वो 2000 रुपए ले रही है, और ट्रूनेट, सीबीएनटी आदि जो है जांच के रेट अभी तय नहीं किए गए। तो जब इन जो ये टेस्ट है, जब इनसे कुछ फायदा नहीं होना उन लोगों का, तो टेस्ट कराया क्यों जा रहा है सर? यही समझ नहीं आ रही ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है जी। और नंबर 1, नंबर 2 बात आप ये सोचिए कि अगर 1-2,500 का टेस्ट एक आदमी करके आएगा, एक फैमिली के 4 मेंबर हैं जी, तो 10,000 रुपये आदमी पहले टेस्टिंग में खर्च करेगा, फिर आएगा उत्तराखंड करने के लिए, घूमने के लिए। ये भी सरकार को समझना चाहिए। ये बहुत बहुत कॉस्टली प्रोपोजिशन है जी। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है। बिल्कुल, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है इस प्रदेश में। अगर हमें कोविड के साथ रहना भी है, कोविड से बचना भी है, और अगर हमें अपनी स्टेट की इकोनॉमी बचानी है तो हमें टूरिज्म सेक्टर को खोलना पड़ेगा। नहीं तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी और 2-4 महीने ऐसे चले गए तो बहुत बहुत ज्यादा भयानक स्थिति होने वाली है। और आप देखें तो बाकी प्रदेश को एग्जांपल ले लीजिए, चाहे गोवा का ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान का ले लीजिए, उन्होंने टूरिज्म के लिए पूरा खोल दिया स्टेट को। अब उसमें कुछ कोरोना के केसेस भी आते हैं। अब यहाँ तो हमें बताया जाए कि हम बंद करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर खोलना पड़ेगा तो पूरा कोई हाफ मेजर से काम नहीं चलेगा जी। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले समय में अगर ये चीजें सही नहीं होती है तो ये इंडस्ट्री को और डैमेज करेगा। और अगर हम पहाड़ की बात करें तो टूरिज्म जो है यहाँ पर है, 4 धाम है और बहुत सी जगह घूमने के लिए खूबसूरत सी प्लेसेस हैं, पहाड़ों की रानी यहाँ पर है। और इसी के साथ में आज पढ़ भी रहा था कि जो छोटे उद्योग हैं वो पहाड़ों में बंद होने लग गए। जैसे कि हम कौसानी की बात करें तो वहां पर खरीदार नहीं है, तो शॉल का जो उद्योग है वो बंद हो गया है। चंपावत की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग नहीं आ रहे घूमने के लिए, तो वो वहां का उद्योग बंद हो गया है। नैनीताल में कैंडल्स जो थी दुकानें वो बंद हो गई हैं। हल्द्वानी जो शहर घूमने के लिए था वहां पर भी चीजें जो है बंद होने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोविड का असर तो दिख ही रहा है सर। 100%। मैंने शुरू में भी बात बोली थी, हमारे प्रदेश के लगभग 30-40% लोग इस पे आधारित है, और पहाड़ में तो खास तौर पे मेरे ख्याल से 70-80% है जी। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तभी आके वो घूमता है, शॉपिंग करता है, टैक्सी में घूमता है, गाड़ी में तेल डलवाता है जी। कुली को व्यवसाय देता है, सड़क पे भुट्टा बेचने वाले को भुट्टा बेचने का मौका मिलता है। मतलब एक टूरिस्ट आके सिर्फ एक होटल वाले को पैसे नहीं देता, पूरी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पे पैसे देता रहता है और उसी से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। बिल्कुल। तो और इस साल क्या हमारा समर सीजन चला गया है जी। हमें सोचने की बात है कि ये बहुत है कि इस बार का सीजन पिट गया है। हम क्या 6 महीने और अगले सस्टेन कर पाएंगे, बच पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे आने वाले गर्मी के सीजन तक, ये सोचने की बात है और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए आज से।
बिल्कुल सर, तैयारी करेंगे तभी जाकर जो है सामना कर पाएंगे ऐसी मुसीबतों का। अच्छा सर, उसी के साथ एज यू आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लॉन्ग टाइम और आपने ये सब देखा है और आप एक एक्टिव भी रहते हैं हर चीज़ों के ऊपर, मसूरी में जो भी एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये कब तक बाहर निकल पाएगी इस कोविड से? देखिए, इस समय एक भय का माहौल है जी। आदमी चाहकर भी ट्रैवल नहीं कर रहा। ट्रैवल करने के लिए बहुत इफ्स एंड बट्स आदमी सोचता है। एक नॉर्मल है, अगर आप भी अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ छुट्टी मनाए जाएंगे तो आप एक फ्री मूड से और एक ऐसे माहौल में जाना चाहेंगे जहाँ पे आपके उसकी बंदिश ना हो। इस टाइम इतनी बंदिशों के साथ ट्रैवल करना वैसे ही बहुत कठिन है। बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उसके ऊपर से हम उनके ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाएं तो ये न्याय संगत बात नहीं है। हमें कुछ ना कुछ इस पे बैठ के मंथन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमें उत्तराखंड के पर्यटन को कहाँ लेके जाना है। बिल्कुल सर, क्योंकि पर्यटन की अगर हम बात करें तो लोग मसूरी घूमने आते, खूबसूरती देखने आते, लेकिन अब वो क्राउड नहीं आ रहा है यहाँ पर ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि लोगों पे इतना टाइम नहीं है कि वो अपना पहले टेस्ट कराएं फिर इतनी दिक्कतों का सामना करके मसूरी पहुंचे। तो टूरिज्म इफेक्ट बहुत ज्यादा। हम एक काम कर सकते हैं शॉर्ट रन में कि हमारे जितने उत्तराखंडी हैं हम उनको प्रोत्साहित करें कि आप अपने प्रदेश में घूमें। एक अभियान चलाया जा सकता है, घूमो अपना प्रदेश घूमो। ग्रेट सर, मतलब बहुत अच्छी बात की। क्यों ना हम मसूरी वाले को नैनीताल भेजें, कॉर्बेट वाले को मसूरी भेजें, ऋषिकेश वाले को कहा जाए चारधाम घूमने जाओ, हरिद्वार वाले से कहा जाए कि आप जाओ चंपावत और रानीखेत होकर आओ। हमें विद इन द स्टेट जितने लोग हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि स्टेट घूमें। शायद उससे हमारी जो टूरिज्म इकोनॉमी है शायद थोड़ी सी टेक ऑफ कर सके। बिल्कुल टेक ऑफ करेगी सर। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अब क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं होटल एसोसिएशन के उत्तराखंड में, और तो सर जैसे आपने बताया कि अपने प्रदेश घूमो, तो सर इसको आप उत्तराखंड गवर्नमेंट से शेयर क्यों नहीं करते और क्यों नहीं उनसे बात करते कि इसको वो आगे लेके जाएं? नहीं, हम अपने लेवल पे शेयर करते रहते रेगुलरली जी। और धन्यवाद भी दूंगा कि काफी चीजों पे सरकार ने हमारी बात मानी है, कुछ रिलीज भी दिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमें बहुत कुछ करने की और जरूरत है। बिल्कुल सर, करना तो चाहिए भी, क्योंकि बहुत कुछ जो है तहस नहस हो गया। एक तरफ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सैन्य धाम इसे कहा जाता है, क्योंकि हर दूसरे परिवार से एक आदमी सेना में, और उसी के साथ होटल लाइन में भी एक न एक परिवार से एक न एक बच्चा जो है होटल लाइन पर है, जिससे घर की रोजी रोटी चलती है, लेकिन अब वो इफेक्ट हो गया है। सर अभी हाल ही में सर आपने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ट्रेडर्स के साथ, वेलफेयर एसोसिएशन के साथ। सो व्हाट वाज दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज ऑल अबाउट? देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेट की जो टैक्सी एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष भी थे मेरे साथ, और जो मसूरी के व्यापार संघ के अध्यक्ष थे वो भी थे। वो इसलिए करी गई थी कि सरकार को दर्शाने के लिए और बताने के लिए कि पूरा उद्योग जो है पर्यटन उद्योग प्रभावित है, सिर्फ होटल वाले प्रभावित नहीं है। जब पर्यटक ही नहीं है, जब पर्यटकों की संख्या कम है, तो टैक्सी वालों की भी दिक्कत है। वो अपने बैंकों की किस्तें कहाँ से दें, वो अपने आरटीओ के जो लाइसेंस की फी है कहाँ से दें। साथ साथ जो हमारे जो दुकानदार हैं, जो कि जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि नैनीताल का, चंपावत का, सब जगह जो व्यवसाय है वो चौपट है बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म के अभाव में। जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी? तो हमने गवर्नमेंट से रिलीफ मांगे हैं सारे सेक्टर्स के लिए। जब तक हमें सरकार से रिलीफ या हमें प्रोत्साहन कोई नीति नहीं बनेगी तब तक हम बच नहीं पाएंगे। ये उद्योग चौपट हो जाएगा, और अगर उद्योग चौपट हो गया तो आगे की आप अर्थव्यवस्था और एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए, जो एक बहुत ही भयानक स्थिति होने वाली है। बिल्कुल सर, फ्यू डेज बैक मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार में दैट टूरिज्म हैज बीन वर्स्ट हिट दिस टाइम अराउंड 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एंड दैट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली कैसे हिट करा है सर? देखिए, मैंने इनडायरेक्टली, मेरा कहने का मतलब ये था, शायद आपने मिस इंटरप्रेट कराया आपके समय, मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जी। तो वो यही है कि कुछ लोग डायरेक्टली किसी होटल में या किसी दुकान में या टैक्सी चलाने में या राफ्टिंग में किसी उस उद्योग से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, साथ साथ उसके एंसिलरीज होते हैं या उसके साथ जो इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। मान लीजिए अब हमारे प्रदेश में तो जो पेट्रोल पंप वाले भी हैं वो भी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। जो मसूरी में अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो मसूरी में तेल कहां से दिखेगा? लोकल तो बहुत ही एक सीमित लिमिट तक जा सकते हैं जी। या जो मसूरी में जो कुली हैं, जो बोझा ढोते हैं बस स्टैंड से, या जो भुट्टा बेचते हैं माल जो जगह जगह पे, या जो हमारे मैगी पॉइंट्स हैं, या जो हमारे छोटे गेस्ट हाउसेस हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो गाइड्स हैं हमारे, जो होटलों में कमरे लगवाते हैं, तो ये सब सारी की सारी एक व्यवस्था का पार्ट है।
ये सब के सब इससे प्रभावित हैं। मैंने ये एग्जांपल्स देने की कोशिश करी थी। ओके सर, जिस तरीके से मसूरी में हम देखें पिछले काफी, मतलब मेरी भी उम्र हो गई, मतलब काफी टाइम से मसूरी घूमने आता हूं मैं, बचपन से स्कूल से हम बंक करके भी आते थे, तो कभी ना रोड बंद नहीं मिली, ब्लॉकेज नहीं मिला रोड पे, लेकिन इस सीजन में वो भी देखने को मिला है सर। इस बारी लगता है 2020 में शायद कुदरत हमसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। आप ठीक कह रहे हैं कि इस बारी मतलब खास तौर पे ये जुलाई और अगस्त के महीनों में तो अनेकों बार मसूरी देहरादून रोड बंद रही और कई दिन तक बंद रही जी। बहुत ही चिंता का विषय है कि हम आज की डेट में इतनी गवर्नमेंट मशीनरी, इतनी मशीन्स के साथ साथ देहरादून हमारे बिल्कुल नजदीक है कैपिटल, और मसूरी जो सबसे प्रमुख हमारा पर्यटन स्थल है पूरे प्रदेश का, वो बंद रहा कई दिन तक। ये बहुत चिंताजनक स्थिति की, बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल सर, तो मैं इस पर ना एक सॉल्यूशन की बात कर रहा था। एज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ होटल एसोसिएशन है मसूरी में भी, आप काफी लंबे समय से रहते हैं, बहुत लोगों से आप बातचीत भी करते रहते हैं, तो सर क्यों ना जो एक किमाड़ी वाला जो मार्ग है उसको ठीक कराया जाए, क्योंकि मुझे लगता है अभी अमूमन दिक्कत रहेगी, क्योंकि चौड़ीकरण का काम हुआ है, पहाड़ कटे हैं, तो डेफिनेटली जब बरसात होगी तो खिसकेंगे। तो ये जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें सर? 100%। हम तो पिछले कई सालों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे ऑल्टरनेट रूट्स हैं मसूरी के, उनको हमें डेवलप करना चाहिए, उनको बेटर करना चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख एक अभी किमाड़ी मार्ग आया है जी। उसमें जगह जगह पे क्रैश बैरियर्स की जरूरत है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद पुलिस ने और पीडब्ल्यूडी ने उसको अनसेफ डिक्लेयर करा था। अब आज की डेट में हम उसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, विकल्प नहीं है हमारे पास जी। एक दूसरा विकल्प, जो छोटा विकल्प और भी हमारे पास मसूरी से जो झड़ी पानी से जो नीचे रास्ता उतरता है टोल टैक्स पे, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। जब तक हमारे पास वैकल्पिक रूट्स नहीं होंगे तब तक हमारा फ्यूचर ब्लीक है। साथ साथ मैं टेक्निकली क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से ये कटिंग हुई है मसूरी देहरादून रोड पे, इसको देखने की जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ये साइंटिफिकली ठीक हुई है? इसमें कोई ना कोई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये ना जब मैं रोज अप एंड डाउन करता हूँ तो मेरे मन में भी कई बार विचार आता है कि जिस तरीके से कटिंग हुई है, एंड डेफिनेट नेक्स्ट टाइम कहीं भी कोई हल्की सी तेज बारिश भी आएगी तो पहाड़ खिसकेगा जरूर, क्योंकि अगर आप जहाँ पर सर अभी लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ पर, उससे अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो एक लैंड कटिंग हुआ, साइड में पहाड़ कटा था जिस पर बुनियाद वगैरह सब कुछ तैयार हो गई थी, लेकिन एक बरसात में बुनियाद भी ढह गई, रोड पे सड़क पर मलबा आ गया। तो मेरी समझ नहीं आया वो कटिंग हुई क्यों थी। अच्छा, तो वही अब हम लोग लेमैन है, हमें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आई एम श्योर जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं उसमें ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, द क्वेश्चन इज कि अगर हम होटल्स की बात करें, अब हल्के हल्के शुरुआत हो चली है, सैटरडे का दिन है, मैं सुबह आ रहा था तो करीब 20 से 30 गाड़ियां जो थी HP, HR, UP की गाड़ियां खड़ी थी जो कि अपनी चेकिंग करा रहे थे। तो सर इस माहौल में जब लोग अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं और कई ऐसे स्टेट से जहां पर कोविड का बहुत ज्यादा कहर है, तो ऐसे में जब मसूरी लोग आ रहे हैं तो ऐसे में जो मसूरी के होटलियर्स हैं उन लोगों को क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए इस कोविड के माहौल में? देखिए, जो होटल्स हैं उनके लिए SOPs बिल्कुल क्लियर हैं जी। सबसे पहले तो हमने सारे अपने होटल वालों से रिक्वेस्ट कर रखा है, गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं कि जब तक कि कोई टूरिस्ट नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR, TrueNet और CBNet की ना लेकर आए तब तक उनको कमरे ना दिए जाएं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सैनिटाइजेशन को लेके, सफाई को लेके, हैंड हाइजीन को लेके, ग्लव, मास्क पहनने तक और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये सारे SOP हमने जारी कर रखे हैं। सारे होटल्स को उसको पता है और हमने सारे होटल से रिक्वेस्ट करी है कि उसकी पूरी तरह पालन करें। बिल्कुल सर, उसी के साथ अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो आप जुड़े भी थे, 2014-17 तक उसके मेंबर भी रहे हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म की बात यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी करी थी कि 13 जिलों में जो है 13 पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे, जो कि सिर्फ मेरे लगा बात ही हुई है कि उस पर हो नहीं पाया कुछ। तो सर मसूरी में अगर हम बात करें तो क्या नया करने की जरूरत है और क्या जो एक एग्जिस्टिंग है उसको बंद करने की जरूरत है? देखिए, बंद तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नया बहुत करने की जरूरत है। मसूरी पहाड़ों की रानी है, उत्तराखंड की शान है और देश विदेश में विख्यात एक हिल स्टेशन है। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई है कि हम मसूरी को डेवलप नहीं कर पाए, मसूरी को हम एक्सपैंड नहीं कर पाए। जो जरूरत है मसूरी और मसूरी के आसपास के क्षेत्र को, मसूरी को सेंटर मानते हुए, न्यूक्लियस मानते हुए, मसूरी से 2 घंटे की ड्राइव पे जितने भी एरियाज हैं उनको डेवलप करके सैटेलाइट्स बनाने पड़ेंगे। चाहे हमारी ये जौनपुर साइड में चले जाए, पूरी जौनपुर वैली मसूरी से जो लगती है यमुना तक, वहां पे राफ्टिंग का स्कोप बहुत है, वहाँ पे एंगलिंग हो सकती है, ट्रैकिंग के बहुत अच्छे स्कोप हैं जिनको हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। दूसरी साइड हम धनौल्टी टेहरी को चले जाएं तो बहुत पोटेंशियल है। और साथ साथ
विकासनगर तक, आसन बराज तक जाएं तो मसूरी को सेंटर मानकर, केंद्र मानते हुए हमें ये पूरे एरिया को डेवलप करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ये तो है दूर वाली पेरिफेरीज में, साथ साथ मसूरी के अंदर अंदर, मसूरी सिटी बोर्ड की जो सीमाएं हैं उसके अंदर भी मान लीजिए हाथी पांव एरिया है, वहां पे कुछ काम चल रहा है। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट फाइनली रिस्टोर हो रही है, मैं सरकार का धन्यवाद कहना चाहूंगा। बट हमें उस तरफ पर्यटकों को आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, उनको भेजना पड़ेगा। इधर हमारे पास मौसी फॉल है, हट्टा फॉल है, इनमें हमें कुछ ना कुछ और आकर्षण पैदा करने पड़ेंगे, जो कि टूरिस्ट जब मसूरी आए तो यहाँ पे 4-5-6 दिन घूमे, कहीं पे एडवेंचर एक्टिविटीज ले, कहीं पे घूमे, कहीं पे प्रकृति का मजा ले। तो मसूरी में उसको हर एक टाइप का एक घूमने के लिए और देखने के लिए चीज मिल जाए, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस मिल जाए। जी सर, एक पर्सनल सजेशन था मेरा, अगर आप किसी तक पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप उत्तराखंड की बात करें, आपने शुरू में बताया कि टूरिज्म से उत्तराखंड चलता है, और मसूरी जब लोग घूमने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पर एक जगह है जहां पर लोग अधिकतर घूमने जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जॉर्ज एवरेस्ट बेसिकली जॉर्ज एवरेस्ट क्यों है। लोग आते हैं, घूमते हैं, पिकनिक करते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि मसूरी के पास प्रॉपर गाइड नहीं है। प्रॉपर गाइड के लिए गवर्नमेंट कर सकती है कि भैया एक टेस्ट निकालें क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट जो ऑथराइज होते हैं वो अगर हो जाए गाइड यहाँ पर, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आएगा उसको सही जानकारी भी मिलेगी। 100% बहुत अच्छा सुझाव है। मैंने एक बार इसमें पहल करने की कोशिश करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको एक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया। बहुत जरूरी है कि मसूरी में युवाओं को रोजगार देने के लिए गाइड ट्रेनिंग और गाइड्स का काम बहुत अच्छा है कि मसूरी में जो इतिहास है, आपने तो जॉर्ज एवरेस्ट की बात करी, लेकिन मसूरी में तो जगह जगह पे इतिहास है। बिल्कुल, एक एक बिल्डिंग में इतिहास है। बिल्कुल, स्टेट बैंक की जो बिल्डिंग है उसमें कुछ इतिहास है जी, हमारा जो होटल है उसमें कुछ इतिहास है, सिस्टर बाजार तो का और जो चर्चेज है मसूरी के, और जॉर्ज एवरेस्ट तो सबसे बड़ा नाम है, उसको लेकर हम उसको एक्सप्लॉइट तो गलत वर्ड है, लेकिन उसका हम यूज कर सकते हैं और मसूरी को एक अलग पहचान दिलवा सकते हैं। जी, तो मतलब कभी नेक्स्ट टाइम आप दिलीप जावलकर साहब जो सचिव पर्यटन या हमारे जो मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनसे मुलाकात, तो एक जस्ट प्रपोजल आप दे सकते हैं कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली देंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जब फ्रेडरिक यंग ने मसूरी को बसाया था तो उस समय मसूरी में क्वालिटी आती थी, क्वांटिटी नहीं, लेकिन अब के समय में मसूरी में क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी कम हो रही है। सर, तो आपका टेक क्या है इस पे? बिल्कुल ठीक बात है। फ्रेडरिक यंग नहीं, अब से कुछ टाइम पहले तक ऐसा था, और हमें पूरे मसूरी और पूरे पहाड़ में एक संतुलन बनाने की जरूरत है। हमारे पहाड़ों में लिमिटेशंस हैं, अकोमोडेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोड बेरिंग कैपेसिटी की, पानी की दिक्कतें हैं, कहीं पे पार्किंग की दिक्कतें हैं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एक टूरिस्ट आके ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे। जो मेरे गुरु थे टूरिज्म में, उन्होंने मुझे पहली चीज समझाई थी, इट इज बेटर टू हैव 1 person कमिंग एंड स्पेंडिंग 10 rupees rather than 10 person कमिंग एंड स्पेंडिंग 1 rupee ईच। मतलब कि एक आदमी आके 10 रुपए खर्च करे, वो उससे कई गुना बेटर है बजाय इसके कि 10 आदमी आके 1 रुपए खर्च करें। तो जब, क्योंकि वो उतना ही कम दबाव डालेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज्यादा पैसे देगा, तो हमें एक संतुलन बनाते हुए इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें खाली वॉल्यूम्स पे नहीं जाना, हमें नंबर्स के गेम से कि हमारे पास इतने लाख टूरिस्ट आए हैं, इतने हजार टूरिस्ट आए, उससे बाहर निकल के ये देखना है कि उस टूरिस्ट ने आके हमारी अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूट करा, कितने पैसे खर्च करे, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके पैसे खर्च करें, तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और उठेगी। बिल्कुल। सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आई डोंट नो क्यों क्वेश्चन अपने आप उभर के बाहर आ रहे हैं, टाइम भी बस 4-5 मिनट हमारे पास बचे हैं। सर, एक और क्वेश्चन था कि जिस तरह मसूरी की बात करें और लास्ट सीजन की हम बात करें, तो देयर वाज नो कोविड, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, महामारी नहीं थी, तो लोग आ रहे थे मसूरी, और हर सीजन में देखा जाता है कि मसूरी में बहुत लंबा जैम लगता है, जिसको हम ट्रैफिक जैम कहते हैं, और बहुत लोग परेशान रहते हैं। एंड इट्स बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि यहाँ पर होटल्स तो बहुत है, लेकिन उन होटल्स में पार्किंग नहीं है, और वो गाड़ियां जो सड़कों पर खड़ी रहती हैं। तो सर, इस पर जो एसोसिएशन है वो क्या स्टेप ले रहा है? देखिए, मैंने आपसे बीच में कही थी कि मसूरी का जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम टाइम के साथ डेवलप नहीं कर पाए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब मसूरी शहर बना था तो ये गाड़ियों के लिए नहीं बना था। इस शहर की जो सड़कें हैं वो गाड़ियों का दबाव या गाड़ियों के लिए नहीं बनी है। और अब से 10-20 साल पहले तक जाएं तो आप उंगली पे गिन सकते थे कि मसूरी में कितनी गाड़ियां हैं। आज की डेट में लगभग लोकल जो हमारे स्थायी रहने वाले हैं और जो टैक्सी वाले हैं, इनकी मिला के लगभग 4-5 हजार गाड़ियां हैं शहर में, जबकि हमारे पास फुल पार्किंग जो है 1500 गाड़ी की है। मतलब हम स्थानीय निवासियों की गाड़ियां करीब
3,000, 3,500, 4,000 गाड़ी सड़क पे खड़ी रहती है, जो कि सड़कों को जाम करती है। और ऊपर से जो टूरिस्ट आता है, जो कि हमारी रोजी रोटी है, वो परेशान होता है जी। बहुत जरूरी बात है कि हम पार्किंग डेवलप करें। हमने गवर्नमेंट से कई बार ही कहा है कि गवर्नमेंट अपने स्तर पे कुछ काम कर भी रही है कि पार्किंग डेवलप करें। 2-3 पार्किंग हमें सुनने को आ रहा है कि काम शुरू हो रहा है। किंकरेक वाली तो लंबित पड़ी है पिछले 4-5 साल से, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी खत्म होगी। साथ साथ सुना है कि 2-3 और पब्लिक पार्किंग आ रही है, एक PWD पे आ रही है 0 पॉइंट पे। बट होटलियर्स भी तैयार हैं, अगर सरकार हमें जमीन मुहैया करे या हमें परमिट कर दे कि हम अपनी जमीनों पे फ्रीली पार्किंग डेवलप कर सके। इसमें रूल्स में थोड़ी शीतलता की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि होटल वाले भी आके पार्किंग बनाएंगे। नहीं मतलब सर, अभी आपने बताया कि रूल्स में थोड़े रियायत दे, मतलब आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। क्या गवर्नमेंट मना करती है कि होटल वालों की पार्किंग नहीं बनानी है? हाँ, पार्किंग बनाने के लिए जो बायलॉज हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट और टफ हैं। Okay. अगर आप पार्किंग बनाना चाहें तो उसमें बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें परमिशन की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और अधिकतर मसूरी में, क्योंकि मसूरी की विशेष परिस्थितियां हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, कुछ केंद्र की रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट को लेके, कुछ केंद्र की रिस्ट्रिक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन को लेके। उस चक्कर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती। Okay. तो उसमें शीतलता की आवश्यकता है, रिलैक्सेशन की। बिल्कुल सर, रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। और अभी तक सर आपने बहुत सी चीजें यहाँ पर क्लियर करी कि हम किस तरीके से कोविड के सीजन को चलते चलते जो है, क्योंकि हमें इसका जीना पड़ेगा अब, और टूरिज्म इफेक्ट होता रहेगा, लेकिन कब तक हमें इससे उभरना पड़ेगा। तो इसमें आपका साथ भी रहेगा, सरकार का साथ भी रहेगा। डेफिनेटली हम लोग उभरेंगे, बाहर निकलेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। सर, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अ मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको बाद में सुनेंगे, तो उनको एक मैसेज अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें। देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि क्योंकि आपका चैनल मसूरी और आसपास के एरिया में और उत्तराखंड में जाता है मेनली, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, उत्तराखंड आइए, सेफली घूमिए और यहाँ के प्रकृति का मजा लीजिए और हमारे उद्योग को मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतरीन होगा इस इंडस्ट्री में। फिलहाल थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया और लोगों को कुछ चीजों से अवेयर करा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। So that was Sandeep Sahani sir, president of Hotel and Restaurant Association. बहुत अच्छी बातें सर ने यहाँ पर करी। एंड ये वाली बात जो थी ना पार्किंग वाली, उससे मैं अवेयर नहीं था, पर सर ने बताया। और उसके बाद टेस्ट वाली बात जो सर ने बताई ना कि इसके बिना तो हम अलाउड ही नहीं करेंगे, लेकिन सरकारें जो है एंट्री चेक पोस्ट पर वो टेस्ट करा रही है, जिससे कि फायदा नहीं है कुछ। तो चलिए इस मामले पर हम बात उनसे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जिनकी बात आपने सुनी वो थे संदीप साहनी जी, जो कि 2013 से अध्यक्ष हैं उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के, और बहुत सी अच्छी बातें इन्होंने यहाँ पर करी। तो चलिए इनकी बातों को पे आप गौर फरमाइएगा, नेक्स्ट टाइम मसूरी आए तो थोड़ा गंदगी कम फैलाइएगा। और फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, बने रहे रेडियो कुशन 90.4 FM के संग। मैं गया यूं और यूं आया। हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग एवरी